कई जानवरों के पास कमाल की रीजनरेशन स्किल्स होती हैं। जैसे कि छिपकली के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो अपनी पूंछ अलग कर देती है और कुछ ही समय में उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है। हनी बैजर्स के पास भी रीजनरेशन की क्षमता होती है, लेकिन क्या आपने कभी हिरन की रीजनरेशन एबिलिटीज के बारे में सुना है? जानकर आपको भी हैरानी जरूर होगी कि हिरन की रीजनरेशन स्किल्स भी कमाल की होती हैं। हालांकि ये अपने शरीर से हाथ या पैर अलग नहीं करते, इनकी रीजनरेशन बॉडी के बाहर नहीं बल्कि बॉडी के अंदर ज़्यादा काम करती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। नॉर्थ कैरोलिना में एक हंटर व्हाइट टेल डियर का शिकार करता है। ये तो एक सामान्य बात लगती है, लेकिन जैसे ही वो डियर पर अपना तीर चलाता है और पास जाकर उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है। हिरन की बॉडी में एक एरो पहले से फंसा हुआ था। वो तीर उसके द्वारा चलाया गया तीर नहीं था। जो तीर उसकी बॉडी में फंसा होता है वो 5 रिब्स के बीच में फंसा होता है। चाहकर भी वो तीर बाहर नहीं निकल सकता था। जब वो तीर चलाया गया होगा तो हिरन की रिब्स डैमेज हुई होगी। कम से कम 5 रिब्स को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इससे हिरन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही दिनों में वो भी रिब्स दोबारा ग्रो कर गईं और हिरन एक सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। ये सब सुनने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है कि कैसे किसी जानवर की रिब्स टूटने के बाद अपने आप जुड़ सकती है, लेकिन ऐसा हिरन में कई बार देखने को मिल चुका है। यदि कोई ऑब्जेक्ट हिरन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या फिर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो हिरन को उस ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरन की अलग अलग प्रजातियों के पास रीजनरेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। बारहसिंगा के सींगों पर वेलवेटी सॉफ्ट स्किन की एक लेयर मौजूद होती है जो अन्य किसी जानवर में देखने को नहीं मिलती। यदि बारहसिंगा को सींगों के पास या जहां भी ये स्किन मौजूद होती है वहां चोट लगती है तो 1 महीने में या उससे भी कम समय में वो चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहां पर चोट का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। आपको बता दें कि बारहसिंगा हर साल अपने सींग भी गिरा देते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही ऐसा करते हैं। इसके बाद इनके नए सींग आने शुरू हो जाते हैं जो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। कई बार 0.8 इंच प्रतिदिन के हिसाब से भी इनके सींग बढ़ने लगते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एनिमल किंगडम में किसी भी अन्य टिश्यू के मुकाबले सींग के टिश्यू सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। कई बार इस तरह के हिरन भी जंगल में घूमते हुए नजर आ जाते हैं जिनको काफी चोट लगी होती है, लेकिन हिरन ऐसे पेश आते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। बारहसिंगा के साइक्लोन्स के बारे में भी शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। जब भी बारहसिंगा को खतरे का एहसास होता है तो उनका पूरा झुंड इकट्ठा होकर शिकारी के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। इससे शिकारी कंफ्यूज हो जाता है। इतने सारे रेनडियर्स में से किसी एक को निशाना बनाना शिकारी के लिए आसान नहीं होता। साथ ही उन्हें डर भी लगने लगता है कि कहीं पूरा झुंड मिलकर उन पर अटैक ना कर दे। चलिए अब नॉर्थ का रुख करते हैं। पोलर बियर के पास कोई रीजनरेशन टेक्निक नहीं होती और ना ही ये साइक्लोन बना सकते हैं, लेकिन यह बर्फ की बहुत पतली परत पर चलने में सक्षम होते हैं। भले ही इनका साइज और वेट बहुत अधिक ही क्यों ना हो, इसके बावजूद ये पतली बर्फ की चादर पर चल लेते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और कम तापमान में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिजूल में भीगना इन्हें भी पसंद नहीं होता। जहाँ कहीं बर्फ की पतली परत होती है वहाँ चलते वक्त ये अपने हाथों और पैरों को एक्सपेंड कर लेते हैं। हाथ पैर चौड़े कर लेते हैं जिससे कि बॉडी का वेट एक जगह ना पड़े बल्कि वो स्प्रेड हो जाए। इससे बर्फ जल्दी से टूटती नहीं है। अगर बर्फ की चादर और पतली होती है तो पोलर बियर रेंगना शुरू कर देते हैं। इससे बर्फ पर डायरेक्ट फोर्स नहीं पड़ता बल्कि एक बड़े हिस्से में फोर्स डिवाइड हो जाता है। सुनने में ये थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये टेक्निक वास्तव में काम करती है। दोस्तों, पोलर बियर्स विंटर में अन्य भालुओं की तरह हाइबरनेशन भी करते हैं। इस दौरान ये अधिक से अधिक मात्रा में भोजन खाते हैं। इन्हें खाने को जो कुछ भी मिलता है वो खा लेते हैं। 30 सैल्मन फिश ये एक दिन में खा जाते हैं। पोलर बियर ज्यादातर पूरी मछली नहीं खाते, सिर्फ उनके एग्स, ब्रेन और स्किन ही खाते हैं। फैटी पार्ट को वो अलग कर देते हैं। इससे उन्हें अधिक कैलोरीज मिल पाती है। पोलर बियर्स हाइबरनेशन से पहले रोजाना 30,000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। कई बार ये संख्या 60,000 तक भी पहुंच जाती है। कटमाई नेशनल पार्क में एक भालू देखा गया जो बिल्कुल हिप्पो जैसा लग रहा था। इस भालू को 747 नाम दिया गया जो बोइंग 747 प्लेन से प्रेरित था। भालू का वजन भले ही बहुत अधिक था, लेकिन मछली पकड़ने में वो फिर भी काफी माहिर था। आगे बढ़ते हुए अब बेलुगा व्हेल्स की बात करते हैं।
एक समय पर सेलर्स ने बेलुगा व्हेल्स को मरमेड समझ लिया था और पूरी दुनिया में मरमेड देखे जाने की कहानी प्रसिद्ध हो गई। डिज्नी ने तो इनके ऊपर शो ही बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल हम शो की बात नहीं कर रहे। बेलुगा व्हेल्स को देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। नीचे के एंगल से देखने पर लगता है मानो बेलुगा व्हेल के पास 2 पैर हों, लेकिन ये असल में पैर नहीं होते बल्कि इन्हें ब्लबर कहते हैं। इससे इन्हें ठंडे पानी में तैरने में मदद मिलती है। इन ब्लबर्स में पूरी बेलुगा व्हेल का 40% तक का वेट रहता है। बेलुगा व्हेल्स को अंडर वाटर बॉडी बिल्डर्स भी कहा जाता है। मेल बेलुगा व्हेल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने एब्स दिखा रहे हों। खास तौर पर फीमेल बेलुगा के आगे ये ज्यादा शो ऑफ करते हैं। दोस्तों, यदि आपको मधुमक्खियों का झुंड नजर आएगा तो आप क्या करेंगे? वहां से बचने की कोशिश करेंगे या अपने लिए किसी सुरक्षित शेल्टर की तलाश करेंगे? लेकिन शायद जो चीज आपको खतरनाक लग रही है वो इतनी भी खतरनाक नहीं है। स्वार्मिंग पीरियड के दौरान मधुमक्खी ज्यादा डेंजरस नहीं मानी जाती। मधुमक्खियों का झुंड अपनी कॉलोनी छोड़कर एक नई कॉलोनी बसाने के लिए जगह की तलाश कर रहा होता है। एक झुंड में हजारों की संख्या में वर्कर्स होते हैं और एक क्वीन होती है। इसी दौरान झुंड बीच में कहीं रुक कर आराम करने लगता है। मधुमक्खियां किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाएंगी, किसी की छत पर, और यदि उन्हें कोई जगह नहीं मिलती तो वो राइनो की पीठ पर या उसके साइड में भी बैठ जाती हैं। इससे मधुमक्खियों को या राइनो को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जैसा हमने बताया स्वार्मिंग पीरियड के दौरान मधुमक्खियां खतरनाक नहीं मानी जाती। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यदि अंधेरा हो जाता है तो सारी मधुमक्खियां राइनो के नीचे गिर जाएंगी। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये पता लगाया कि रोशनी के जाते ही मधुमक्खियां उड़ना बंद क्यों कर देती हैं। इसके पीछे कई अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे कि सूरज के जरिए मधुमक्खियां नेविगेट करती हैं और उन्हें पता रहता है कि किस दिशा में उन्हें जाना है। दूसरा ये कि कम रोशनी होने से उन्हें मौसम का पता चल पाता है। यदि बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है तो वो पहले से सचेत हो जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं, जिससे तूफान में उन्हें ज़्यादा नुकसान न हो और वो हवा के साथ उड़कर अपनी दिशा न भटक जाएं। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे शायद शिकारी की परछाई पड़ते ही ये उड़ना बंद कर देती हैं। फिलहाल स्पष्ट तौर पर तो और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, कई बार साइंटिस्ट ऐसी चीजों के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। साल 2014 में गूगल ने एक कैमल यानी कि ऊंट को हायर किया था, जिससे कि वो अरेबियन पेनिनसुला में पिक्चर्स ले सकें। ऊंट का नाम राफिया था और उसे गूगल स्ट्रीट व्यू के लिए पिक्चर्स लेने का काम सौंपा गया था। जो काम गाड़ियों की मदद से करना काफी मुश्किल था, वो काम ऊंट की मदद से काफी आसान हो गया। राफिया पहला ऊंट था जिसके ऊपर गूगल ने ट्रेनिंग कैंप लगाया था। और चार्ली हैमस्टर के बारे में तो जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। हैमस्टर को एक ट्रक चलाते हुए देखा जा चुका है। कुछ समय पहले ही एक स्वीडिश एडवर्टाइजिंग कंपनी ने एड लगाया था जिसमें हैमस्टर को ट्रक चलाते हुए देखा जा सकता है। असल में ये एड एक ट्रक का था, जिसमें कंपनी ये दिखाना चाह रही थी कि चाहे ट्रक माल से लदा हुआ क्यों ना हो, ड्राइवर को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उसका हैंडल बिल्कुल स्मूथ रहेगा। एक 6 आउंस वजन का हैमस्टर भी उसे कंट्रोल कर सकता है। हालांकि चार्ली हैमस्टर के साथ एक ट्रेंड ट्रक ड्राइवर को रखा गया था। इस एड को देखने के बाद लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई थी, क्या वाकई में हैमस्टर ट्रक चला सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक एड एजेंसी की मार्केटिंग थी। लेकिन लोगों के बीच एड ये काफी पॉपुलर हो रहा था। दोस्तों, आप सभी ने मैकडॉनल्ड की मैकफ्लरी आइसक्रीम तो खाई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हेजहॉग के कारण कंपनी को इसका डिजाइन चेंज करना पड़ा था। पहले मैकफ्लरी का डिजाइन काफी अलग था। इसकी लीड में एक होल होता था जिसमें से आइसक्रीम खाई जा सकती थी। लोग आइसक्रीम खाने के बाद उसे फेंक दिया करते थे। हेजहॉग आइसक्रीम की स्मेल से अट्रैक्ट होते, लेकिन लीड में बने होल में उनकी गर्दन फंस जाती थी। ब्रिटिश हेजहॉग प्रिजर्वेशन सोसाइटी ने एक कैंपेन चलाया, जिसके बाद साल 2006 में मैकडॉनल्ड कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर लिया। लेकिन आज भी लोग कूड़ा इधर से उधर फेंक ही देते हैं। हेजहॉग आइसक्रीम या अन्य खाने की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं और अपना सिर कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। वेटनरी के यहाँ न जाने कितने हेजहॉग ऐसी अवस्था में हर साल लाए जाते हैं। लोगों को इस तरह कूड़ा फेंकने से पहले जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये अनोखी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं
फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।